9 अप्रैल 2025 मौसम अचानक खराब हो गया। इतने सारे बादल आ गए कि आसमान से बिजली गड़गड़ाने लगी। अगले दिन सुबह ही पत्तों का विशाल समूह इकट्ठा हो गया और इनको इकट्ठा करके मैं देता हूँ गाय को। गाय इनको आसानी से खा लेती हैं और अपने को खुजलाती है, क्योंकि इनके हाथ तो होते नहीं। जानवर किसी न किसी तरह से हम पर ही डिपेंड होता है। फिलहाल मैंने बच्चा को दे दिया। बच्चा आम के ताज़ा नरम पत्ते खा रही है। गाय के लिए कुछ और ले आता हूँ। और यहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं। ये रोज की ही प्रक्रिया है। जब हम लोग नहीं होते हैं तो बंदरों का ही साम्राज्य होता है। आजकल थोड़ा क्रॉप प्रोसेसिंग का भी काम है, तो उस वजह से फसल इनको मिल जाती है और पीने को पानी मिल जाता है। दो ही मुख्य आवश्यकता है, इसलिए इस एरिया में बंदर और जंगली जानवर का प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर 2 सरोवर है। उसके अलावा इनको जल की आपूर्ति मिल जाती है और इस तरह से चीना झपटे करके थोड़ी बहुत खाद्य सामग्री भी इनको आसानी से सहजता से उपलब्ध हो जाती है। गाय की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करते हुए मैं अपने रोज के शेड्यूल पर आ जाता हूँ। और अब क्योंकि क्रॉप प्रोसेसिंग का काम है, इस तरह से मुझे कटर मिल गया था, तो कटर से फटाफट इसमें लगी हुई धूप को निकाल लेता हूँ और इसमें पानी डालकर इसको एक सॉल्यूशन से चिपकाया जाता है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्यूशन, कहने का मतलब है पानी एक सब चीज़ में आसानी से घुल जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग फैला लेते हैं। इसके बाद इसमें लिपाई की जाएगी कमीट की। कमीट और गोबर की सहायता से, गाय का मल गोबर होता है और कमीट जो है एक विशेष किस्म की मिट्टी होती है जो आसानी से इसको चिपकाने काम आती है। इस तरह से दैनिक प्रक्रिया शुरू करते हुए, सवेरे का समय है तो स्कूल का भी समय हो जाए, ज़्यादा समय मैं नहीं ले सकता हूँ। और ये टोकरा मैंने गोबर का साथ में तैयार कर लिया। पहले थोड़े हिस्से में लगा के देखा, ये प्रॉपर चिपक रहा है। बाकी हिस्से में अभी फिलहाल मैंने रोज का साफ सफाई का काम कर लिया और गाय के द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थ का डेक लेकर के घर की तरफ को आ गया हूँ। यही मुख्य समय होता है और बाकी काम निपटाते निपटाते अभी फिर वही समय हो जाएगा। और लगभग 1 घंटे बाद ये इस तरह से काम पूरा हो गया। अभी हालांकि पूरा काम नहीं हुआ है, ये क्रॉप प्रोसेसिंग का काम है। ये पल्स, रेड पल्स कहते हैं इसको, मसूर की दाल। अभी इसमें और ऐड किया जाएगी कुछ और सामग्री। और ये जानवर जानवर अलग अलग तरीके से अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अपने को खुजली लगती है तो नुकीले पत्थर अथवा दीवार पे घिसते हैं। जब इनको मक्खी लगती है तो पूंछ को लेफ्ट राइट पेंडुलम की तरह हिला करके अपने आप को एक मक्खियों से अपने आप को मुक्त करते हैं। एक स्वतंत्र व्यवस्था होती है। तो इस तरह से दैनिक रूटीन करते हुए मैं वापस में आता हूँ। और ये है हमारे गांव का व्यू। इस टाइम में जाता है फसल का काम होता है तो दूर दूर तक घिरी हुई हरियाली काफ़ी मनमोहक दिखाई देती है। अभी गेहूं तैयार होने में कुछ समय बाकी है। जौ की फसल और मसूर की फसल लगभग एंड पॉइंट पर ही है। और मौसम में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। और ये हमने इस तरह से फैला दिया है क्योंकि अभी मैं फिलहाल घर पर हुई हूँ। अदरवाइज क्या है तो इसको भी बंद करके मजबूती से दबा करके रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है बंदर इसको सारा मुट्ठे सहित उठा करके पेड़ में ले जाता है और खाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इसको लकड़ी की सहायता से पीटा जाता है और इसी तरीके से प्रोसेस भी करते हैं। बचपन से भी इसी तरह से करते थे। और इसमें जो दाने छिटक कर अलग आते हैं उसको जो है सूप की सहायता से विनोइंग किया जाता है या शोधन किया जाता है कहना चाहिए। तो इस तरह से चूटने का काम कर रहा है। ये काफ़ी मेहनत भरा हुआ काम होता है और इस तरह से ला करके इसमें पोटली के द्वारा लाया जाता है, ताकि अब रास्ते भी उतने अच्छे नहीं है तो टाइट से बंधा हुआ होता है। और उसके बाद हम इसको डाल देते हैं आंगन पर। पहले तो गेहूं वगैरह भी इसी तरह से पत्थर में पटक करके अथवा बैल की सहायता से मैनुअली तरीके से प्रोसेस किया जाता था। लेकिन अब वर्तमान समय में जहाँ मैं देख रहा हूँ 10-15 साल या 20-22 साल से ट्रैक्टर के द्वारा प्रोसेसिंग होती है। ट्रैक्टर से जो भी क्रॉप प्रोसेसिंग का काम आसानी से हो जाता है। लेकिन पल्स प्रोसेसिंग जो है मैनुअली तरीके से ही करते हैं। और ये है इस तरह से मसूर की फसल। अभी इसकी चुटाई होगी, हालांकि पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। थोड़ा बहुत हरी है और थोड़ा बहुत पक चुकी है। लेकिन ज़्यादा क्या है, खेत में भी जंगली जानवर काफ़ी नुकसान करने लगा है, तो उससे बचाने के लिए। और यह है मसूर, इसको कुछ लोग मसूरी भी कहते हैं। थोड़ा अपेक्षा छोटे साइज का होता है और जनरल स्टोर में ये जाता है मलका के नाम से बिकता है। अंदर से रेड आता है और बाहर का छिलका इसका ब्लैक सा होता है। तो इस तरह से इसको चूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत समय लगेगा क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। अभी कुछ और हिस्सा आना है नीचे खेतों में सूखा हुआ और उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह से मैं आ गया था पानी पीने। सामने बिल्ली भी आ गई है, शी वांट टू सी समथिंग। ये एकदम अंदर आ गई तो मैं जो है
कवर्ड वगैरह खोल देता हूँ। कई बार कैसा होता है, इसको छिपकली या बड़ुए वगैरह मिल जाते हैं। दैनिक आहार की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए इसको भी समझ में नहीं आ जा रहा कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। शी इज कन्फ्यूजिंग राइट नाउ। तो इस तरह से अवलोकन करते हुए ये आती है अलमीरा के नीचे। अलमीरा के नीचे देख रही क्या आता है एक आध बड़ुआ सड़ुआ मिल जाए। हालांकि इसकी वजह से थोड़ा बड़वे और छिपकली कम हुए हैं। खुशबू से भी फर्क पड़ता होगा इन एनिमल्स की। तो इस तरह से दूसरे दरवाजे से निकल आती है बाहर। और अब ये बाहर आ गई, बाहर भी इसको कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ज़्यादातर टिड्डे होते हैं, भटकीड़े होते हैं, आहार में बैठने वाले अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े भी इसको मिल जाते हैं। फिलहाल मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि मौसम एकदम ख़राब हो जाए। इसको अब ढक करके हम अच्छी तरह से, हमारे पहाड़ी में कहा जाता है छोप देंगे, छोपना कहा जाता है पूरे टाइटली क्लोज करने को। तो इस तरह छोपने की तैयारी फिलहाल हो गई है और इसको मैं इस तरह से इकट्ठा कर लेता हूँ जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। एक जगह पे पहले हम इसको कर देते हैं इकट्ठा। इसको ऊपर से त्रिपाल के द्वारा आच्छादित कर दिया जाएगा ताकि अगर रात में बारिश भी आती तो इस पर पानी का प्रभाव कम से कम हो। फिलहाल मैंने त्रिपाल को इस तरह से खोल दिया है। पहले यह सूती त्रिपाल आते थे तो काफ़ी भारी भरकम होते थे। अब ये पोलोथीन के त्रिपाल होते तो काफ़ी हल्के होते और थोड़ा से पोर्टेबल होते, उठाने में हल्के होते। तो इस तरह से इसको हम पुनः आच्छादित कर देते हैं। आई एम कवरिंग दिस रो पल्स एज आई एम शोइंग टू यू, कवर्ड बाई रेड। कारपेट तो नहीं कहना चाहिए, रेड त्रिपाल ही कहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको पूरी तरह से आच्छादित कर दिया। अब इसको ढका जाएगा क्योंकि क्या होगा, आप कई बार क्या होता है कि काफ़ी तेज हवा चलती है। अभी फिलहाल सूपे का काम नहीं है तो सूपे को मैं रख देता हूँ किनारे। और इस तरह से खाली बाल्टी, पत्थर और लकड़ी की सहायता से इसको मजबूती से दबा दिया गया है। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे थोड़ी गलती हुई क्योंकि मैंने इसको मेन घर से चिपकाए रख दिया क्योंकि छत का पानी आता है तो इकट्ठा हो जाता है। देखते हैं आगे क्या योजना बनती है। और इस तरह से मौसम अचानक खराब हो गया। पहले से की हुई की तैयारियों ने अपनी मेहनत रंग लाई। और अब क्या ही बताए, मौसम का यहाँ पर कोई भरोसा होता भी नहीं है। दोपहर तक एकदम काफ़ी तेज धूप थी और उसके बाद एकदम से ऐसा मौसम हो गया कि सोलर पैनल तक अचानक जल उठे और एकदम ब्लैक ब्लैक सा अंधेरा छा गया और बिजली एकदम से चली गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, पहाड़ों में बिजली अगर जाती है तो आती नहीं है क्योंकि बिजली की लाइन पर भारी भरकम पेड़ वगैरह गिर जाते हैं तो उस वजह से काफ़ी लंबा पावर कट हो जाता है। कई बार तो इन्वर्टर भी जवाब देता है। तो ये है हमारी मेन मार्केट का भी। अगली सुबह फिर वही पहले के माफिक लाइफ चालू हो जाता है। अब बाज़ारों में अपेक्षाकृत भीड़ तो नहीं है लेकिन ट्रैफिक काफ़ी रहता है। ट्रैफिक इस वजह से कि मेन जो हमारे यहाँ का बाईपास है जहाँ से मुख्य व्यावसायिक वाहन चलते हैं उसको आजकल किया गया बंद। उसको कवर्ड किया गया जहाँ से एक नाला तालाब से वो में होकर के जाता है सात ताल होते हुए। अब उसको जब तक वो यातायात का मार्ग पूरा नहीं हो जाता तो आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया गया कई एरिया को सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से मुख्य मार्केट में भी आए दिन जाम लगने लगा क्योंकि यहाँ पर सड़कों की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना ये शहर के मुख्य हिस्सों में होती। इतना तो मैंने देखा दिल्ली लखनऊ में सोसाइटी फ्लैट्स जो होते हैं उनके अंदर का रास्ता होता है। इतनी कुल टोटल यहाँ पर मुख्य मार्गों की लंबाई होती है। तो अभी मुझे लग रहा है वाहनों की गति देखकर शायद ट्रैफिक अभी ठीक ठाक है। मेन ट्रैफिक जाम का समय हो जाता है 2 बजे से 4 बजे तक जब स्कूल कॉलेज के समय हो जाता है। और ये रोज का ही समय लगने लगा है मुझे। और ये इतना लंबा लंबा जाम अभी से लगना से हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और ये जाम की लंबाई भी बढ़ते जाएगी। और एक साइड का अभी यातायात अवरोधित है और एक साइड से धीरे धीरे तरीके से निकाला जा रहा है। वैसे जब बाईपास खुला होता है तो तब इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। और एक रास्ता होने से थोड़ा नैरो वे भी हो जाता है और कंजेस्टेड हो जाता है कि कॉमर्शियल ट्रक वगैरह और बड़े बड़े मालवाहक ट्रक भी यहाँ से आते हैं तो वो ज़्यादा जगह कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा छोटी टैक्सियों से तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बट द मेन थिंग इज डैट थोड़ा सा नैरो मार्ग होने से यातायात में समय ज़्यादा खर्च होता है। तो इस तरह से मैं आपको यातायात का सजीव चित्रण करते हुए अपने ही कैब की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। साथ ही साथ इन यातायात के साधनों का अवलोकन भी करते हुए जा रहा हूँ जो बचपन में हमें बताया जाता था कि क्या वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो ये तो खैर थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो बन जाता तो इसको थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करूँगा। और इस तरह से अभी मैं खड़ा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई कैब राइट नाउ एंड देयर इज ए हैवी ट्रैफिक जाम। और आज शायद ये कुछ वाहनों के झंडों से लग रहा है कुछ रैली वगैरह, स्थानीय रैली कुछ न कुछ होते रहता है।
ये लगभग सारे शहरों का यही हाल होता है, चाहे आप सड़क की लंबाई या चौड़ाई बढ़ा भी देते तो जितने समय में ये व्यवस्थाएं बनती है उतने समय में उसी अनुपात में यातायात के साधन बढ़ जाते, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो रोज के क्रियाकलाप करते हुए मैं आ गया था घर, और आज हमें जाना था एक पार्टी पे। तो माउथ वाटरिंग फूड बना हुआ था, तो अपनी जिह्वा पे नियंत्रण करते हुए मैं इस तरह से अपना भोजन खुद ही प्रस्तुत करने लगता हूँ। वैसे मुझे मैनुअली ज़्यादा ठीक लग रहा है, चिमटी छुरी तो समझ में आती भी नहीं है, सैल्यूट वगैरह निकालने जाता हैंड ही। अब पहले हमारे यहाँ वैसे भी कहावत है कुमाऊँ में, अपुन हाथ जगन्नाथ, ओन हैंड इज ऑल इन ऑल। उससे सारे काम हो जाते हैं, कंफर्टेबली भी होते हैं। तो इस तरह से साज सज्जा सैल्यूट और ये लगभग सभी जगह समान ही होता है। वैसे गर्मियों में ज़्यादा खाने का मन तो नहीं करता, आवश्यकता के अनुसार निकालते हुए मैंने ले लिया था। अलग अलग व्यंजनों का अवलोकन करते हुए मैं अपनी आवश्यकता पूर्ति के मैं लग जाता हूँ। और तो आज के लिए बस इतना ही, एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming videos. The same to same videos also available in my Facebook page and Daily Motion website. थैंक्स फॉर स्टे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी आप लोगों के द्वारा कमिटमेंट्स किए जाते हैं, व्यू किए जाते हैं, अपने डेली रूटीन को ही वीडियोज के फॉर्मेट में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। फिर भी आप लोगों का जो भी सपोर्ट होता है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, वर्ड्स आर इनसफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।